अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था, बिजनेस एथिक्स। मैंने आपको बताया था कि एथिक्स वो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, वो गाइडलाइंस हैं जो कि आपको डिस्टिंग्विश करवाती है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, और आपकी मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन बना देती है कि आप उन चीज़ों को फॉलो करो। और अगर आप फॉलो नहीं करते तो कॉन्सिक्वेंसेज आपने फेस करने होंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एथिक्स वो एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आपको डिस्टिंग्विश करवाते हैं बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और आपको बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीज़ अप्रोप्रिएट है और क्या चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि पर्सनल एथिक्स और बिजनेस एथिक्स में डिफरेंस है। पर्सनल एथिक्स थोड़े से लीनियंट होते हैं, बिजनेस एथिक्स थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर दोनों में डिफरेंस आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि बिजनेस एथिक्स सर्वाइव करेंगे, पर्सनल एथिक्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब लोगों को ले ऑफ किया जा रहा होता है, डाउन साइजिंग होती है, तो उस वक्त पे क्या होता है कि अक्सर लोग अपने पर्सनल एथिक्स को सामने लेकर आते हैं और कहते हैं यार ये तो बहुत ही हार्श, बहुत ही गलत डिसीजन है, अनएथिकल डिसीजन है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये जस्टिफाइड डिसीजन है। तो ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स सर्वाइव करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड एथिकल इश्यूज। टू अंडरस्टैंड एथिकल इश्यूज व्हाट यू नीड टू डू, आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे वो आइडेंटिफाइबल प्रॉब्लम्स, वो सिचुएशंस या अपॉर्चुनिटीज जो कि क्या लेकर आते हैं, एथिकल इश्यूज लेकर आते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपका बिजनेस थ्राइव करेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आप कुछ चीजें कर लो जो कि एथिकल होती है, उसकी वजह से क्या होगा कि एथिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो जाएगी कि यू एक्ट विद इन द लॉ। आप अपने कस्टमर, अपने सप्लायर्स, अपने एम्प्लॉयज के साथ फेयर और ऑनेस्ट ट्रीट करोगे। आप अपनी लोकल कम्युनिटीज के साथ सही ट्रीट करोगे। आप जो चाइल्ड लेबर और जितने भी आपके पास लेबर लॉज होते हैं उनको फॉलो करोगे। फिर साथ ही साथ आप क्या करोगे कि एनवायरमेंट को सस्टेन करने की कोशिश करोगे। फिर हमने देखे थे वो सिचुएशंस जहाँ पे अनएथिकल एक्टिविटीज अराइज हो गई है कि पीपल आर टेकिंग थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू देम। लोग एक्टिवली झूठ बोल रहे हैं, लोग झूठ को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग अनएथिकल एक्शंस को कंडोन कर रहे हैं, टाइम को वायलेट करते हैं। इसके अलावा जो है वो रूल्स ब्रेक करते हैं। फिर इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल टाइम को मिसयूज करते हैं। इसके अलावा लोग अपनी पावर को अब्यूज करते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल्स को मिसट्रीट करते हैं। इसके अलावा कस्टमर्स को बेवकूफ बना रहे होते हैं। तो ये तमाम एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो कि अनएथिकल है, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन शायद सर्वाइव ना कर पाए। अब यहाँ पे हमारे पास जो अगला टॉपिक आ रहा है, जो नया टॉपिक है, वो है टेस्टिंग टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग। कि जब मैं डिसीजन मेकिंग कर रहा होता हूँ वो एथिकल है या नहीं है, तो आपके पास कुछ टेस्टिंग टेक्निक्स है। लिखा है ऑल्दो वी हैव प्रेजेंटेड अ वैरायटी ऑफ एथिकल इश्यूज that may arise in business, it can be difficult to recognize specific ethical issues in practice. वैसे हमने बहुत सारे तरीके देख लिए जिससे हम एथिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम वेराइटी ऑफ एथिकल इश्यूज को समझ सकते हैं जो बिजनेस में राइज हो सकते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किसी स्पेसिफिक एथिकल इशू को हम समझ सकें इन प्रैक्टिस। जो डिसीजन मेकर है वो डिसाइड कर सकता है या डिसाइड नहीं कर सकता, रिकग्नाइज कर सकता है, रिकग्नाइज नहीं कर सकता कि जो डिसीजन मेकिंग वो कर रहा है वो एथिकल है या नहीं है। जैसे मैनेजर्स जो हैं वो अक्सर कंसर्न्ड होते हैं, वो फोकस कर रहे होते हैं कि जो इशू है अ, वो इनको अफेक्ट करेगा या अफेक्ट नहीं करेगा, या फिर जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेज कितने बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं लेकिन एथिकल एक्टिविटी को नहीं देख रहे होते कि वो एथिकल है या नहीं। तो आपके पास दो टेस्ट है जिससे आप एथिक्स को टेस्ट कर सकते हो, एक है मिरर टेस्ट, एक आपके पास कॉन्सिक्वेंस टेस्ट। मिरर टेस्ट आपको बताता है कि जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, जो एक्शन आप लेने वाले हो, जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो वो एथिकल है या नहीं। कॉन्सिक्वेंस टेस्ट आपको बताता है कि जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म कर ली उसके बाद रिजल्ट क्या है। तो एक में आप जो फोकस कर रहे हो वो एक्शन पे फोकस कर रहे हो, एक पे आप रिएक्शन पे फोकस कर रहे हो। एक पे आप एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हो, एक आप उसके कॉन्सिक्वेंस पे फोकस कर रहे हो। एक में आप टास्क पे फोकस कर रहे हो, एक में आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे, उसके आउटकम पे फोकस कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास दो टेस्ट है, मिरर टेस्ट और कॉन्सिक्वेंस टेस्ट। मिरर टेस्ट की बात करो, यहाँ पे आप एक्टिविटी पे फोकस करोगे। आप एक्टिविटी पे फोकस कैसे करोगे, जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करने वाले हो अपने आप से सवाल पूछोगे, इज इट लीगल। फिर अगर आपका पास जवाब आता है कि नो इट इज इलीगल, तो आप कहोगे आई शुड नॉट बी डूइंग इट, मुझे ये नहीं करना है। फिर आपने अपने आप से सवाल पूछा कि यस इट इज लीगल, इज इट एथिकल। तो ठीक है लीगल है लेकिन क्या एथिकल है। तो आपको सवाल होना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन कोड को वायलेट कर रही है कि नहीं। फिर आप अपने आप से सवाल पूछोगे कि व्हाट विल अदर पीपल थिंक,
वो लोग जिनकी ओपिनियन तुम्हारे लिए मैटर करती है, तुम्हारे क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर, तो अगर लगता है कि तुम अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हो इन लोगों के सामने, तो तुम वो एक्टिविटी परफॉर्म कर लोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो इज इट लीगल? नो, यू शुड नॉट बी डूइंग इट। इज इट एथिकल? यस, तो कर लो। नो, तो पूछो कि क्या जो तुम्हारे क्लोज रिलेटिव्स हैं, क्या वो जस्टिफाइड कर सकते हो उनको सामने, तुम सेटिस्फाइड हो जाएंगे तुम्हारी जस्टिफिकेशन से? यस, तो फिर तो एक्टिविटी परफॉर्म कर लो, अदरवाइज डोंट डू इट। तो इट्स ऑल अबाउट एक्टिविटी। लीगल है, इलीगल है, लीगल है, एथिकल है, अनएथिकल है। अनएथिकल है तो जो मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, लोग उस एक्टिविटी को कैसे देखेंगे? अगर मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, सेटिस्फाई कर सकता हूँ, तो फिर मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो आपके पास कॉन्सिक्वेंस टेस्ट है, इट टेल्स यू कि जो कॉन्सिक्वेंस होगा एथिकल डिसीजन का, वो बहुत सेवियर हो सकता है। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस पे फोकस कर रहे हैं। इट इज वाइज टू कंसिडर देम इन एडवांस, तुम्हें उनको एडवांस में कंसिडर करना होगा। आपने सिर्फ पोटेंशियल मॉनेटरी लॉस को नहीं देखना, आपने बहुत सारे और कॉस्ट को देखना है, जैसे कि रेपुटेशनल कॉस्ट, या मेरी जो रेपुटेशन मैंने बनाई है, जो ब्रांड वैल्यू क्रिएट की, वो खराब हो जाएगी। रिलेशनशिप कॉस्ट, मेरे बिजनेस रिलेशंस, मेरे पर्सनल रिलेशंस, मेरे सप्लायर्स, मेरे कस्टमर्स, गवर्नमेंट, वेंडर्स। साइकोलॉजिकल कॉस्ट के रिग्रेट करेंगे कि काश मैं ये एक्टिविटी नहीं करता, काश दूसरा वो जमाना वापस आ जाए, काश वक्त वक्त पलट के वापस आ जाए। तो यहाँ पे आपके पास ये दो टेस्ट हैं, मेरे टेस्ट और कॉन्सिक्वेंस टेस्ट। मेरे टेस्ट में आप फोकस करते हो एक्टिविटी पे, कॉन्सिक्वेंस टेस्ट पे आप फोकस करते हो कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट पे। अगला टॉपिक आपके पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको छुड़वा के जरा मैं अभी आपको एक टॉपिक और पढ़ा दूं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। ये जो अनएथिकल बिहेवियर होते हैं, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। देखो यहाँ पे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फिर यहाँ पे रीड करवा दूंगा। आपको एक्टिविटी परफॉर्म करते हो और वो आपके पास इलीगल है, अभी कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो इलीगल है, तो ऑटोमेटिकली वो अनएथिकल भी होगी। अब वो इलीगल भी है, वो अनएथिकल भी है। अगर तुमने एक्टिविटी परफॉर्म की और तुम पकड़े गए, तुम्हें क्या होगा? फाइन पे करना पड़ेगा, तुम्हें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तुम्हें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, तुम्हें इन दोनों या तीनों सिचुएशन में जाना पड़ सकता है। तो अगर तुम इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, तो इलीगल एक्टिविटी की सजाएं मौजूद है, वो तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। चलो, तुमने लीगल एक्टिविटी परफॉर्म की, लेकिन लीगल एक्टिविटी परफॉर्म ऐसे की कि वो अनएथिकल। अब सोसाइटी ने उस एक्टिविटी को इतना रिजेक्ट किया कि शायद कानून उस अनएथिकल एक्टिविटी को इलीगल बना दे। और लास्ट में ये हो सकता है कि तुमने कोई एथिकल एक्टिविटी अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म की, लेकिन वो लीगल है। तो यहाँ पे सोसाइटी तुम्हें अगर बॉयकॉट कर देगी, सोसाइटी तुमसे रिलेशन खराब कर लेगी, सोसाइटी तो तुम्हें जो है एक्सपोज कर देगी, तो यहाँ पे कोई लीगल मैटर्स अराइज नहीं होंगे। तो पहला, इलीगल भी अनएथिकल भी, तो फिर आपको इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने के जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे। हमने एक्टिविटी परफॉर्म की, अनएथिकल है, इलीगल नहीं है, लेकिन वो इस हद तक अनएथिकल है कि कानून ने उसको इलीगल करार दे दिया गया। और लास्ट में क्या है कि आपके जो एक्टिविटी परफॉर्म की है, वो आपके पास लीगल और अनएथिकल है, लेकिन उतनी इतनी ज्यादा अनएथिकल नहीं है कि कानून आपको सजा दे। आपको सोसाइटी जो भी सजा देगी वो आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा ना रेपुटेशनल रिस्क और अदर कॉन्सिक्वेंसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको सब रीड कर लेना। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ये वाले जो पैराग्राफ्स है, इनको रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएंगे। नहीं समझ आए तो मुझसे अगली क्लास में पूछ लेना। अब आपके पास एक और अगला टॉपिक आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। इसका कॉन्सेप्ट समझो। बिजनेसेस, इसका कॉन्सेप्ट ये कि बिजनेसेस इनकम हासिल करती है सोसाइटी से, बिजनेसेस रेवेन्यू हासिल करती है सोसाइटी से, बिजनेसेस प्रॉफिट कमाती है सोसाइटी से। हाउ? देखो, बिजनेसेस सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विसेज बेचती है, तो उसका रेवेन्यू बढ़ जाता है। बिजनेसेस सोसाइटी को रखती है जॉब पे, उनसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करती है, तो उनको उनको रेम्यूनरेट करती है, उनको रिवॉर्ड देती है। आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड होता है कम, और गुड्स एंड सर्विसेज का जो रिवॉर्ड होता है वो होता है ज्यादा। गुड्स एंड सर्विस का रिवॉर्ड ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड है कम, तो डिफरेंस होगा वो होगा प्रॉफिट। उसका मतलब है कि वो सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विसेज पे, सोसाइटी को कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे वो दे रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे रिवॉर्ड दे रही है, लेकिन वो रिवॉर्ड कम है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे वो खुद हासिल कर रही है, तो सोसाइटी से वो प्रॉफिट कमा रही है। अब जब बिजनेस सोसाइटी से प्रॉफिट कमा रहा है, तो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि बिजनेस हमें भी कुछ रिटर्न करे, हमें भी कुछ पे बैक करे। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। लिखा हुआ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट pertains टू पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेविंग एंड कंडक्टिंग बिजनेस एथिकली एंड विद सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। कि बिजनेस के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं और बिजनेस खुद इस तरीके से बिहेव करे, इस तरीके से बिजनेस को कंडक्ट करे,
यहाँ पे सेंसिटिविटी शो करे, जितने भी आपके पास सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं उनको कंसिडर करे, उनके खिलाफ, उनके फेवर में सेंसिटिविटी शो करे। तो उसका मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी कर रही है, उसके पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज बेकार है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ एडवांटेजेस हैं, 4 एडवांटेजेस हैं। ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बूस्ट हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को लेवरेज कर सकते हैं अच्छाई करने के लिए। नंबर 3, कि यहाँ पे एम्प्लॉयज का मोराल हाई हो जाएगा। और लास्ट में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कस्टमर जो है वो ज्यादा परचेज करना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बूस्ट हो जाएगी। भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है कि प्लांटेशन का काम करती है, वो जा जाके स्ट्रीट्स को साफ करती है और वहाँ पे पेड़ पौधे लगाती है। तो जब ये लोगों को पता चलेगा, लोग बोलेंगे यार कितनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो क्या करेगी, सोशल मीडिया पे आपको शाउट आउट देगी और आपको सोशल मीडिया पे प्रेस करेगी, अप्रिशिएट करेगी, आपके साथ ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सोशल एक्टिविटीज परफॉर्म करने की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बोल्स्टर हो गई, बूस्ट हो गई। टेक्निकल लिखा हुआ है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को लेवरेज कर सकते हो, यूज कर सकते हो अच्छाई के लिए। अब यहाँ पे जो है वो लेवरेज का मतलब होता है यूज करना। मैं आईटी स्कूल ऑफ फाइनेंस में नया नया आया था। मैं कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ काम करता हूँ। तो मैंने सोचा कि हम बच्चों के साथ मिलकर ना पैसे जमा करेंगे और हम गरीबों को शालें बांटेंगे। टारगेट था 50,000 रुपए का। सर्दियां नजदीक थी, लगा सर्दियां खत्म हो जाएंगी, हम लोगों ने सिर्फ 16,000 रुपये जमा किए थे। मैंने सोचा मुर्तुजा से पूछता हूँ। आई वेंट टू मुर्तुजा, मैंने उनको कहा कि सर वो हमने सोचा था कि हम कैंपेन चलाएंगे, लेकिन हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं आए, तो अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर दो। उसने बोला तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा हमने सोचा हम खुद कर लेंगे। उसने कहा, कितने पैसे चाहिए। मैंने बोला हमें 50,000 चाहिए थे, 16 हम कर चुके हैं। तो उसने बोला ठीक है 50,000 रुपये ले लो। मैंने बोला हमें 50 से, हमें 44,000 रुपये चाहिए। तो सर हमें 34,000 चाहिए। ही वॉज लाइक कि नहीं, ज्यादा बांट देना। तो उसने हमको 50,000 रुपये दिए, हमारे पास हो गए 64,000, 66,000। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने बोला कि तुम लोग वहां जाओगे, तुम पूरी रात बांटोगे तो तुम्हें भूख वगैरह भी लगेगी, तो एक्स्ट्रा पेटी कैश ले लेना, 5,000 रुपये कुछ खा लेना। फिर उसके बाद उसने बोला पेट्रोल की जो भी पैसे होंगे वो भी हमसे ले लेना, क्योंकि तुम अपनी गाड़ी को यूज करोगे। तो उसका मतलब है उसने ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस लेवरेज करने दिए, यूज करने दिए अच्छाई करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉय जो है अप्रिशिएट करते हैं। फिर जाहिर सी बात है जिस ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पॉजिटिवली काम करता है, प्रोडक्टिवली काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। फिर लास्ट में लिखा हुआ है कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो कस्टमर को। अगर तुमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ली तो लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल जाएगी। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अगर तुम इन प्रिंसिपल्स को पूरा नहीं कर सकते तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का फायदा नहीं है। जैसे कि नंबर 1 में लिखा हुआ है कि आपने अपने बिजनेस को एथिकल वे में लेके चलना है और इंटेग्रिटी के साथ काम करना है, सच बोलना है। आपने एथिक्स का ख्याल रखना है, कोड ऑफ एथिक्स का ख्याल रखना है, आपने मॉरल स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना है, आपने सच बोलना है, आपने झूठ नहीं बोलना। अगर ऑर्गेनाइजेशन झूठ बोलती है, अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करती है, तो उसको सीएसआर एक्टिविटी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आप अपने एम्प्लॉयज के साथ फेयर ट्रीटमेंट रखो, आप अपने एम्प्लॉयज से बदतमीजी करते हो, सारी चीजें करते हो और जाके लोगों को हेल्प करते हो, तो इसका मतलब है कि आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज के साथ सही नहीं हो तो फायदा नहीं है। आपने क्या करना है, ह्यूमन राइट्स के लिए रिस्पेक्ट शो करनी है। आप ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट शो नहीं करते, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने का कोई फायदा नहीं है। आपने लोकल कम्युनिटी को प्रमोट करना है, अगर आप लोकल कम्युनिटी को प्रमोट नहीं कर सकते, सीएसआर करने का फायदा नहीं है। आपने इन्वायरमेंट को सस्टेन करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। इन्वायरमेंट को सस्टेन कैसे करते हैं, आप एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और जो आपके पास लैंड पोल्यूशन हो तो उसको उसको रिड्यूस करो। फिर लिखा है कि आपने सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, आपने रिसोर्सेज को यूज करना है जो रिप्लेस हो सकती है, आपने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने रिसाइकलिंग की तरफ जाना है, वेस्ट मटेरियल को री यूज करना है, रिसाइकल करना है। तो ये आपके पास जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है। एग्जाम्पल है कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जैसे कि आपने इन्वायरमेंटल एफर्ट करनी है। इन्वायरमेंटल एफर्ट का मतलब क्या होता है, आपने स्ट्रीट को साफ रखना है, आपने टॉक्सिक मटेरियल को जो ना वेस्ट नहीं करना है, आपने उसको सही से जगह डिस्पोज करना है जहाँ पे गवर्नमेंट ने जगह बताई है, या आपने वाटर कंटेमिनेट नहीं करना है, या आपने एयर को पोल्यूट नहीं करना है, आपने इंडस्ट्रियल एमिशंस होते हैं उनको उनको अवॉइड करना है, आपने क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है। तो ये इन्वायरमेंटल एफर्ट्स है। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है कि एक अमीर इंसान जब पैसों से लोगों की मदद करता है, दिस इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपी। जो करता है वो कहलाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का काम क्या होता है कि वो अपने पैसे डोनेट करता है अच्छाई के कामों के लिए। आपकी जो लेबर प्रैक्टिस है वो एथिकल होनी चाहिए, चाइल्ड स्लेव लेबर ना हो, या जो
60 के बाद की जो एज की रिक्वायरमेंट होती है उसको आपने मीट करना है। वॉलंटियरिंग का मतलब होता है खुद से काम करना विदाउट किसी रेम्यूनरेशन की, इट्स कॉल्ड वॉलंटियरिंग। तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वॉलंटियरिंग की तरफ जा रही होती है। हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लिया, एक दफा रिवाइज करा दो हमने क्या क्या पढ़ लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बात की एथिकल कंसिडरेशन की। एथिक्स का मतलब क्या होता है, वो डिसिप्लिन जो डील करते हैं व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड एंड विद मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। ये वो सेट ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि जज करते हैं क्या सही है क्या गलत है। बिजनेस एथिक्स वो सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है टू अंडरस्टैंड कि क्या सही है क्या गलत है क्या अप्रोप्रिएट है। हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि हर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो अपने एथिकल बिहेवियर को ऐसे मैनेज करती है कि वो अपने एम्प्लॉयज, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ वो क्या करे, एथिकल वे में बिहेव करे, अदरवाइज फायदा नहीं है। बिजनेस एथिक्स और पर्सनल एथिक्स में फर्क होता है। पर्सनल एथिक्स लीनियंट होते हैं, बिजनेस एथिक्स स्ट्रिक्ट होते हैं। ये वाला पैराग्राफ अगर आप रीड कर लोगे आपको ये तमाम बात समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अंडरस्टैंडिंग एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बिजनेस एथिक्स को समझने के लिए। एथिकल इश्यूज वो आइडेंटिफाइबल प्रॉब्लम्स, वो सिचुएशंस, वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो कि एक बंदा क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है कि मुझे डिसीजन लेना है, कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ सही है कुछ गलत है कुछ एथिकल है कुछ अनएथिकल है। तो इनमें से जो एक्टिविटी मैं सिलेक्ट करूंगा, तो अगर मैंने सही एक्टिविटी सिलेक्ट की तो उसका मतलब है कि मुझे एथिकल इश्यूज समझ आते हैं। आप ये कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर लो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अनएथिकल एक्टिविटीज नहीं होंगी, तो उसका मतलब है यू अंडरस्टैंड एथिकल इश्यूज। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे जो कि ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे होते हैं कि पीपल टेक थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू देम। वो ये चीजें बोलते हैं जो कि सच नहीं है, वो झूठा इंप्रेशन देते हैं, वो इन्फ्लुएंस बाय कर लेते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इंगेज हो जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन छुपाते जो नहीं छुपाने की है, बताते जो नहीं बताने की है, वो अनफेयर एडवांटेज लेते लोगों का। वो लोगों के साथ जो पर्सनल बिहेवियर रहते हैं वो इम्प्रॉपर होता है, वो अपनी पावर को अब्यूज करते हैं, इंडिविजुअल्स को मिसट्रीट करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल अब्यूज को परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अब्यूज को, रूल्स को वायलेट करते हैं, अनएथिकल एक्शंस को कंडोन करते हैं, अलाउ करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के टाइम को मिसयूज करते हैं। वो तमाम एक्टिविटीज हैं जो कि अनएथिकल ऑर्गेनाइजेशन शायद सर्वाइव नहीं कर पाएगी। टेस्टिंग टेक्निक्स के एथिकल डिसीजन मेकिंग को मेक श्योर करने के लिए आप दो टेस्ट करते हो, मिरर टेस्ट, एक कॉन्सिक्वेंस टेस्ट। मिरर टेस्ट फोकस करता है डिसीजन पे, कॉन्सिक्वेंस टेस्ट फोकस करते हैं उसके आउटकम पे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने पढ़ा कि कॉर्पोरेट सोसाइटी से प्रॉफिट हासिल करती है तो कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की सोसाइटी में पे बैक करे। तो कैसे पे बैक करेगी कि ये कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी, जैसे कि एनवायरमेंटल एफर्ट करेगी, फिलैंथ्रोपी का काम करेगी, एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस करेगी, वॉलंटियर करेगी। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं, जैसे कि आपने एथिकल वे में काम करना है, सच्चाई के साथ काम करना है, अपने एम्प्लॉयज के साथ फेयरली ट्रीट करना है, आपने रिस्पेक्ट शो करनी है ह्यूमन राइट्स के लिए, लोकल कम्युनिटी को प्रमोट करना है, अपने एनवायरमेंट को सस्टेन करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। इमेज बूस्टर करता है ऑर्गेनाइजेशन को, लेवरेज करता है ऑर्गेनाइज, एम्प्लॉय लेवरेज कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स को यूज कर सकें अच्छाई के लिए। एम्प्लॉय पॉजिटिवली काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कस्टमर ज्यादा परचेस करेंगे, सीएसआर। हमने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखे, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो वो अनएथिकल इलीगल है, आपको कानूनी तौर पर सजा मिलेगी। कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो अनएथिकल है, कानून को लगा कि यार ये अनएथिकल इतनी ज्यादा है कि इसको इलीगल कर देते हैं, तो कानून सजा देगा। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो कि अनएथिकल होती है, इलीगल नहीं होती है, तो सोसाइटी आपको सजा देगी। कभी कभी अनएथिकल एक्टिविटी के कॉन्सिक्वेंस आपको फेस भी नहीं करने पड़ते। मैनेजिंग एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर को मैनेज कैसे करें। एथिकल बिहेवियर को मैनेज करने के लिए आपने ये कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। आपने लोगों को एडुकेट करना है, अपने एम्प्लॉयज को बताना है क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है। आपने क्या करना है कि करंट न्यूज देनी है एथिकल इश्यूज पे, कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म हुई, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई। आपने खुद लीड करना है एग्जाम्पल के थ्रू। आपने क्या करना है, बहुत सारे फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोग्राम्स की तरफ भेजना है। माई पॉइंट टू यू इज कि अगर तुम खुद अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हारा एम्प्लॉय कभी भी नहीं सुधरेगा, वो भी अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो तुमने क्या करना पड़ेगा, उसको लीड करना है बात बाई एग्जाम्पल से, उसको कॉन्स्टेंटली बताते रहना है एथिकल इश्यूज के बारे में, और साथ ही साथ आपने उसको इनफॉर्मल फॉर्मल प्रोग्राम में भेजना भी है। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स, कोड का मतलब होता है लॉ, कोड का मतलब होता है रेगुलेशन, कोड का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, कोड का मतलब होता है गाइडलाइन। ये वो गाइडलाइन है, ये वो बुक है जो कि एथिक्स को बताती है कि क्या चीज एथिकल है क्या चीज एथिकल नहीं है। यूके में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, यूके की जो टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने कोड ऑफ एथिक्स बनाती हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अपने कोड ऑफ एथिक्स हैं, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने कोड ऑफ एथिक्स बनाती हैं। कोड ऑफ एथिक्स कब इफेक्टिव होंगे, जब टॉप मैनेजमेंट उसको इंडोर्स करे, उसे प्रमोट करे, उसे कहे कि यार ये बेहतरीन चीज है, और ट्रेनिंग दे लोगों को,
अपने कोड ऑफ एथिक्स को अप टू डेट रखे कि कोविड से पहले का जो कोड ऑफ एथिक्स है, कोविड के बाद उसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल चीजें आ जाएंगी, एआई के बाद और चीजें बढ़ जाएंगी। कोड ऑफ एथिक्स सबके पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि उनको याद हो जाए। कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है आईफैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ये क्या करती है, ये रेगुलेट करती है तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो भी मुल्कों में काम करती हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर एसीसीए। ये सब इनके मेंबर होते हैं। पेफा, यहाँ पे 30 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट आईफैक में काम करते हैं, एसोसिएटेड। तो आईफैक के अपने कोड ऑफ एथिक्स हैं। आईफैक ने आईफैक के कोड ऑफ एथिक्स को अडॉप्ट किया और तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे लगा दिया। तो ये 5 कोड ऑफ एथिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फॉलो करने होते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आप इनको पढ़ रहे हो, अब पूरी जिंदगी पढ़ोगे। मतलब इफ यू आर इंशाल्लाह यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और तुम क्या करोगे, इनको फॉलो करोगे। इंटेग्रिटी का मतलब है सच बोलना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि बायसनेस शो नहीं करना, पार्शियलिटी शो नहीं करना। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कॉम्पिटेंस शो करना, कि तुम्हारे पास वो स्किल्स और वो नॉलेज है। ड्यू केयर का मतलब है देखभाल के साथ काम करना, कॉन्फिडेंशियलिटी छुपाना। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब होता है सिविलिटी शो करना, इंसानी मुजाहरा करना। फिर यहाँ पे आपके पास आ पहला है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू बी ऑनेस्ट। आपने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ, ऑनेस्टी के साथ बात करनी है। एग्जाम्पल दिए सुनना। दानियल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है रॉसमेंट एंड को में। उन्होंने क्या किया कि एक नई फैक्ट्री लगाने का सोचा, रोजमेंट एंड को ने। अब नई फैक्ट्री लगाने के लिए उन्होंने कोटेशन मंगवाई हुई है जिसमें नई मशीन्स वो लेंगे। फैक्ट्री में काम चल रहा है, 2 से 3 महीने लग जाएंगे। तो उन्होंने सोचा इन द मीन वाइल हायरिंग भी कर लेते उस फैक्ट्री की। एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें दानियाल भी उस इंटरव्यू का पैनलिस्ट था। उस इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर जो है वो सिलेक्ट हो गया। उसने इंटरव्यू जबरदस्त तरीके का दे दिया, उससे सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछी, उसने जो सैलरी बताई वो भी रेंज के अंदर थी। अब उस इंटरव्यूअर ने कहा कि सर मुझे आपसे एक चीज डिस्कस करनी है। आपने बोला करे। तो उस इंटरव्यूअर ने कहा कि सर मुझे ना एक और जगह से जॉब है। उसने कहा कि अगर तुम 2 महीने के अंदर ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज फिर तुम कोई और जॉब ढूंढ लो। तुम्हें बस 2 महीने से कम का टाइम है। और मुझे लगता है कि आपकी फैक्ट्री को स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। अगर आपकी फैक्ट्री 2 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाती है तो मैं उस जॉब को रिजेक्ट कर दूं, अदरवाइज मैं एक्सेप्ट कर लूँ। मुझे फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। जो एचआर मैनेजर था उसने कहा ठीक है तुम उसको मना कर दो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी नई फैक्ट्री है वो 2 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, जबकि आपको 60 से 90 दिन लगेंगे। तो जो दानियल है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने इंटेग्रिटी शो की। उसने बोला कि नहीं भाई, अगर तुम्हें दूसरी जॉब एक्सेप्ट करनी कर लो, हमें 3 महीने लगेंगे। 2 से 3 महीने लगेंगे। तो दानियाल ने सच बोला, दानियाल ने इंटेग्रिटी शो की, बी लाइक दानियाल। ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आप अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और अपनी प्रोफेशनल जजमेंट, अपनी बिजनेस जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज बायस है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एंटी इन्फ्लुएंस है। आप एक डिसीजन ले रहे हो, पता चला कि जिसके बदले, जिसके अगेंस्ट डिसीजन ले रहे हो आपका बॉस है, आप घबरा गए, आपने बोला मुझे जॉब से निकाल देगा। आप जिसके अगेंस्ट डिसीजन ले रहे हो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपने बोला यार ये नाराज हो जाएगा। आपका भाई है, आपने बोला घर में झगड़े हो जाएंगे। आपने भाई दोस्त बॉस को नहीं देखना। आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट का इस्तेमाल करोगे, जो सच है वो बोलोगे, जो झूठ है उसको पकड़ पाओगे। यहाँ पे अली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डेल्टा को में नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो फाइनेंस मैनेजर है। उसका काम है, वो क्या करता है कि जितने भी बिल्स होते हैं उनकी पेमेंट करता है। तो बिल्स की पेमेंट करने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। एक आपके पास परचेज ऑर्डर का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक आपके पास होना चाहिए गुड्स रिसीव नोट होना चाहिए, एक आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक सप्लायर है, उसने रॉ मटेरियल भेजना था। उसने क्या कर दिया कि आपको बिल भेज दिया, इनवॉइस भेज दी, आपको परचेज ऑर्डर भेज दिया, जीआरएन नहीं भेजा। उसने बोला मुझे पेमेंट कर दो। आपने बोला भाई मैं पेमेंट नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया कि जो सीएफओ है उसको फोन किया और बोला कि यार ये तुम्हारा बंदा जो ना फाइनेंस मैनेजर, वो मुझे पैसे नहीं दे रहा। सीएफओ तुम्हारे पास आया, उसने कहा कि भाई तुम इसके पैसे दे दो, ये तुम्हें गुड्स डिलीवर कर देगा, फिर जीआरएन मिल जाएगा तुम्हें। आपने बोला सॉरी मैं नहीं दे सकता। उसने बोला मैं आपकी तुम्हारी जॉब खराब कर दूंगा। तुमने बोला मेरी जॉब खराब कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं ऑब्जेक्टिविटी शो करूंगा, जब तक मेरे पास जीआरएन नहीं आएगा मैं पेमेंट रिलीज नहीं कर सकता। अली ने यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी शो की, बी लाइक अली। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब है कि वो नॉलेज अटेन करो, मेंटेन करो जो कि प्रोफेशनल है, जो कि जरूरत होती है क्लाइंट का काम करने के लिए। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ड्यू केयर का मतलब होता है काम को डिलिजेंटली करना, काम को केयरफुली करना, जो भी टेक्निकल लॉज है उनको फॉलो करना। एग्जाम्पल एक सारा एक सीनियर मैनेजर है फाइनेंस के अंदर रजी एंड को में। उसने अपना सीए पास किया था 2016 में, उसके बाद वो आईएफआरएस यूज करी 2016 की। आईएफआरएस हर साल चेंज हो जाती है, 2016 17 18 19 20।
अब 25 की आईएफआरएस चल रही होगी, वो अभी भी 2016 की आईएफआरएस यूज कर रही है, तो उसका मतलब है कि वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस शो नहीं कर रही, उसकी नॉलेज पुरानी है, और वो ड्यू केयर का इस्तेमाल नहीं कर रही है, वो केयरफुली काम नहीं कर रही है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है छुपाना। एक ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग हुई, मीटिंग में एक सेक्रेटरी बैठा था, सेक्रेटरी का काम होता है मीटिंग के जो मिनट्स को नोट करना। पता चला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोगों की सैलरी बढ़ रही है, सेक्रेटरी ने सुन लिया, वो अप्रूवल हो गई कि सैलरी बढ़ जाएगी। सेक्रेटरी ने दोस्त के पास गया, उसने बोला तुझे जबरदस्त न्यूज दूं, दोस्त ने बोला दे। बोला पहले बर्गर खिला फिर दूंगा। मैं बर्गर खिला दिया, सेक्रेटरी ने बोला तेरी सैलरी बढ़ने वाली है, मैं मीटिंग में सुनकर आया हूँ। वो बंदा गया अपने बॉस के पास, बोला थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी सैलरी बढ़ा दी। उसने बोला तुम्हें किसने बताया, तुम्हारी सैलरी बढ़ी, हमने तो किसी ने बताया। तो बोला वो मुझे सेक्रेटरी ने बताया था। तो सेक्रेटरी को बोलेंगे कि भाई तुमने कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया है, तुमने कॉन्फिडेंशियलिटी के क्लॉज को खराब कर दिया। प्रोफेशनल बिहेवियर, कि आपने अपने कंडक्ट के अंदर सिविलिटी शो करनी है, इंसानियत शो करनी है, बदतमीजियां नहीं करनी। दो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनको एक मॉर्निंग शो में बुलाया। अभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को मॉर्निंग शो में बुलाया, निदा यासिन ने अपने शो में बुलाया। निदा यासिन को पता है टीआरपी लिए कुछ भी कर सकती है, तो उसने दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऐसे सवाल पूछे कि दोनों में फड्डा हो गया, और दोनों ने एक दूसरे के बाल नोचे, एक दूसरे को मारा। अब हेडलाइन क्या आ रही है कि आईकैप के दो चार्टर्ड अकाउंटेंट गुत्थम गुत्था हो गए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट गुत्थम गुत्था नहीं हुए कि दो राइवल बेवरेजेस ऑर्गेनाइजेशन के सीएफओ तो उनको बुलाया था, वो अपनी बेवरेजेस की वजह से लड़ रहे हैं, और क्या डिस्क्रेडिट हो रहा है, प्रोफेशन डिस्क्रेडिट हो रहा है। मैं दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानता हूँ, एक का खैर इंतकाल हो चुका है, बड़े जबरदस्त किस्म के वो इंसान है, बड़े जबरदस्त वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, लेकिन वो इतना ग्रो नहीं कर पाए। दोनों सेम पेपर पढ़ाते थे, दोनों सेम वक्त पे पास हुए थे, दोनों की इज्जत भी बहुत है, दोनों की नॉलेज भी बहुत है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो महीने के करोड़ों रुपए कमाता है, और वो दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट है महीने के बमुश्किल 7-8 लाख रुपए कमाता था, 10 लाख रुपए कमाता। तो उसका रीजन ये था कि जो दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो नहीं सक्सेसफुल हो सका, वो गुटखा खाता था। और वो मेरे बाप की जगह है, मेरा टीचर है, तो मैं सर उनसे ना नोक झोंक करता था, तफरी करता था। मैंने एक बार बोला सर वो आप गुटखा खा के कैसे पढ़ाते हैं, आप गुटखा थूक के पढ़ा दिया करें। तो उसने बोला वही मैं अगर गुटखा नहीं खाऊंगा तो मुझसे पढ़ाया नहीं जाएगा। तो इस तरीके से उसने बोला। तो एक दफा क्या हुआ कि मैं आइसक्रीम लेके गया उनके पास, तो चॉकलेट आइसक्रीम थी, तो मैंने सर को आइसक्रीम दी, और मैंने मजाक से बोला सर ये गुटखा फ्लेवर्ड आइसक्रीम है। तो उनसे नोक झोंक चलती थी, बड़े बहुत हम्बल बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनका इंतकाल हो गया। तो जो दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है बहुत सक्सेसफुल, एक आईकैप का इवेंट होता है एनएफओ, नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड, बहुत बड़ा इवेंट होता है। उसमें जो जो होस्ट होता है उसको लाखों रुपए मिलते हैं। तो जो दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो इन्हीं के साथ का था, वो बड़ा सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें जाके वो होस्टिंग कर रहा है। क्यों? उसके लेडीज एंड जेंटलमैन, today we are gathered here to celebrate this enormous moment that we all have created। तो बात कर रहा है यार, मजा आ रहा है जबरदस्त। अब अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आई क्या कहता कि वो जो दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सस्ता पड़ रहा है, उसको बुला के बात करवा लो। अब वो टीवी पे जा रहा है शो इतना बड़ा आई कैप का, बोलो मैं तो यार ये क्या बात, ये क्या आपने भेज दिया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने प्रोफेशनल बिहेवियर शो करना होता है, जो चीज कानून ने छुपा दी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, उसने अपनी स्किल्स को अपडेट करना है, साथ ही साथ उसने डिलीजेंटली काम करना है, ड्यू केयर शो करना है, कि जो भी स्टेप्स उनको फॉलो करना है, ऑब्जेक्टिविटी शो करनी है, कि किसी से डरना नहीं है, और इंटेग्रिटी सच बोलना है। तो ये अगर काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपने आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया, किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। शिजा कह रही है कि सर फंक्शंस के ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट कोड्स होते हैं, नहीं ऑर्गेनाइजेशन के कोड्स होते हैं, सब फॉलो करते हैं। जी, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। यार ये कल ही पता चलेगी, मुझे लगता है कि शायद जो है पेपर 15-16 से शुरू हो जाएंगे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उससे पहले नहीं होते हैं, या फिर अपने टाइम पर हो जाएंगे 20-22 को। अब पेपर यूजुअली ट्यूसडे से शुरू होते हैं ना, तो अगर मैं सैटरडे को नवंबर देखूं, तो या तो 18 से शुरू होंगे या 25 से शुरू होंगे। अब देखो कब होता है, या तो 18 से होंगे या 25 से होंगे। ठीक है, चलो। विद दिस आई कंक्लूड माई क्लास। उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 6 समझ आ गया होगा। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज दूंगा। कल इंशाल्लाह हम BWCS की वर्कशॉप करेंगे, और चैप्टर नंबर 9 शुरू कर देंगे। रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे मौजूद है। चैप्टर नंबर 3 रिकॉर्ड हो गया है, चैप्टर नंबर 4 रिकॉर्ड हो चुका है, 5 रिकॉर्ड हो चुका है, 6 रिकॉर्ड हो चुका है। तो इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगा, 6 भी आपको मिल जाएगा, वो देख ले आप लोग। फिर हम करेंगे 9 और 10, उसके बाद नवंबर में हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1, 2, 7, 8 कर लेंगे, इसके 10 चैप्टर का रिविजन हो जाएगा। ठीक है, और BWCS इंशाल्लाह कल करेंगे। कल प्रेसी ही पढ़ेंगे,
और फिर परसों इंशाल्लाह हम चैट जीपीटी की क्लास और मॉडल पेपर की क्लास भी शुरू कर देंगे। तो विद दिस आई कंक्लूड माई क्लास। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।